नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब अपने गांव के में रहते हैं तो घर के आसपास छोटे छोटे बाड़े भी होते हैं। गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र भी होता है। तो किसान भाइयों, उस आंगनवाड़ी केंद्र में ऐसी साग सब्जी लगे जिससे हमारे जो नवजात बच्चे जाते हैं उनको पौष्टिक आहार भी मिले, सब्जियां भी मिले, कुछ फलदार वृक्ष भी लगे रहें। और जो माताएं बहनें अपने घर के पास जो छोटी छोटी जो वाड़े होते हैं उसमें ऐसी सब्जियां लगाती हैं जिससे उनके घर के खाने के लिए तो सब्जी मिलती है, साथ में अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि छोटी जगह में साग सब्जी, फूल और फलदार वृक्ष लगाकर हमारी जो गांव में रहने वाली माताएं बहनें हैं अलग से आमदनी प्राप्त कर सकती हैं और घर की खर्चा भी चला सकती हैं, सब्जी भी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, इसी संबंध में आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन उद्यान की विभाग के सहायक संचालक MS सेपी साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ किसानों के बीच में एक ऐसे सफल किसान भी हैं जो परंपरागत खेती के साथ साथ उद्यान की फसलों की भी खेती करते हैं। अशोक महाराज जी, आप मेडोरी गाँव के हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सेपी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि गांव में आंगनवाड़ी केंद्र एक प्रमुख केंद्र होता है जहां से बहुत सारी जानकारी गांव में पहुंचती हैं और ख़ास तौर से महिलाएं आती हैं और वो जानती हैं कि यहाँ क्या प्राप्त होता है, क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो पहले तो ये बताएं कि आंगनवाड़ी का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, आंगनबाड़ी का उद्यानिकी से अगर रेफरेंस से बात करें हम, तो जैसे हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जो हमारे गाँव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो घर होते हैं उनमें जो ओपन एरिया पीछे की तरफ रहता है, उस क्षेत्र में जो हम उद्यानिकी गतिविधि करते हैं उसको आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से जाना जाता है, करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में उद्यानिकी आंगनबाड़ी का ज़बरदस्त महत्व है और इम्पॉर्टेंस है। वजह महंगाई का दौर, दूसरा हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जो कमर्शियल कल्टीवेटर किसान हैं वो अपनी फसलें पैदावार बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हमारे जो घर के हम लोग खरीद के लाते हैं तो हमारा उसके अंदर एक पॉइजन जहर पहुंचता है। उससे बचना, जो जगह खाली पड़ी है उसका सदुपयोग करना। तीसरा, जो बढ़ते हुए महंगाई के दौर में हमको पैसे बच जाएं सब्जी के लिए, तो हरी चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट है महिला, खासतौर से जो बच्चे वाली हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चे वाली लेडीज़ हैं, उनको पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। इसलिए आंगनबाड़ी का बहुत महत्व और आज के ज़माने में तो ज़बरदस्त है। इसी जो हम लोग खुले हुए क्षेत्र के अंदर जो उद्यानिकी कार्यक्रम करते हैं उसको आंगनबाड़ी के नाम से जाना जाता है। जी किसान भाइयों, हम आंगनबाड़ी शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि गांव में एक ऐसी जगह होती है जिसे आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं। छोटे बच्चे, लगभग 6 वर्ष तक के बच्चे, 1 साल से 6 साल के बच्चे वहां आते हैं और उन उद्देश्य सरकार का ये होता है कि वहाँ उन्हें पोषक तत्व मिले और पोषण आहार मिले। तो इसके लिए बेहतर ये है कि वहाँ उस जगह पर खाली जगह भी होती है, महिलाएं वहाँ इकट्ठी होती हैं, वहाँ साग सब्जी, ऐसी सब्जी वहाँ उगाएं जिससे पूरक पोषण आहार तो मिले ही पर पोषक तत्व भी मिले। तो आंगनबाड़ी में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? देखिए, इस आंगनबाड़ी के अंदर हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो हमारे घरों के अंदर खाली जगह पड़ी है या आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर पड़ी, दोनों जगह हो सकता है आपका मात्रा पे। हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है घरों की जो ओपन खाली जगह पड़ी है उससे हमको साल भर सब्जी मिलते रहे, ये सब प्लान करना पड़ेगा हमको। इसलिए जो हर सीजन में अलग अलग सब्जी होती हैं, जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो सारी टमाटर, मिर्ची, बैंगन, लौकी, गिलकी, और जो सर्दी का मौसम ये सर्दी में चलेगा। गर्मी का मौसम आएगा तो हमारी कुकर बीट, जो कद्दू वर्गी फसलें हैं उनकी पहले लगा सकते हैं।
गर्मी के में ककड़ी टिंडा इसको भी लगा सकते हैं। तो बारिश के अंदर बेले वाली फसलें लगा सकते हैं। तो हमको एक प्लान करना है कि साल भर तक हमको हमारे घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए कौन सी सब्जी लगाएं जिससे हमको वहाँ से बाजार से खरीदना न पड़े और हमारी जो रिक्वायरमेंट परिवार की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। इसलिए समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से सब्जियों का चयन करना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से आपको फलदार पौधे हैं, फलदार में सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है, जो न्यूट्रिशन की बात करें तो आंवला, आम, नींबू, अमरूद, ये ऐसे फल हैं जो बहुत ही हार्डी नेचर के होते हैं और हर जगह आसानी से उगा सकते हैं। पपीता, ये हम फलों को लगा सकते हैं। और इनका लगाने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जगह सीमित होती है, उस सीमित जगह में हमको अधिकतम उत्पादन लेना है ताकि हमारे परिवार की ज़रूरत तो पूरी हो। साथ में अगर आपको सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो हम उसको बेच भी दें या किसी को दे दें या किसी के पास में दे दें, जो भी गिफ्ट कर दें, ताकि हमको एक साल भर तक उससे उत्पादन मिलता रहे और हमारी परिवार की ज़रूरत पूरी होती रहे। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं MS सेबी साहब, आप उद्यान की संबंधी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मेडोरी गांव के अशोक महारन जी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। महारन जी, आप बताएं कि आप जो साग सब्जी अब लगाते हैं, फलदार वृक्ष लगे हैं, कौन कौन से आपके खेत में लगे हैं? जी, मैंने अपने घर के आंगनबाड़ी कहें या इसे बाड़ा भी कहते हैं हम, इसमें मैंने गिलकी, लौकी, भिंडी, बरबटी, कुछ सब्जियां लगाई हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आती हैं। और मैंने कुछ फलदार वृक्ष भी लगाए हैं जैसे कि पपीता हुआ, आम हुआ, नींबू हुआ, ये कुछ मैंने फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। तो इसके लिए क्या तैयारी की आप? स्थानीय तौर से ही खाद इत्यादि कैसे उसको करते हैं? जी, इसमें ये वर्किंग कंपोजिंग खाद भी तैयार होता है, उसके ज़रिए भी जो उर्वरक खाद है उसको ना मिलाकर वर्किंग कंपोजिंग खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी, इससे लागत भी कम आती है। जैसे अपन सब्जी की बात करें, जी जी, क्योंकि अब भोपाल के लगभग नज़दीक आपका गांव है, तो सब्जी से तो एक अतिरिक्त आमदनी होती है, रोज़ जाके बेचे आए मंडी में जाके, तो उसके सब्जी के बारे में बताएं। आप या आपके क्षेत्र में कौन कौन सब्जियाँ उगाती हैं? यही सब्जियाँ होती हैं, लौकी, गिलकी, भिंडी, बरबटी, और जो कि गांव से बाज़ार में जाती हैं और अच्छे दामों में किसान बेचता है। जी जी, जैसे गौमूत्र से जी जी, और ऐसे कैसे तैयार करते हैं उसको? जैविक के बारे में बताएं थोड़ा, जैविक खेती क्या होती है? जी सेबी साहब आप बताएं। जी जी, क्या है, देखिए, जैविक खेती बिना किसी पॉइजन वाली दवाई या सब्जियों का यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे अगर हम खुद का प्रोडक्शन है, नेचुरली हम उसके अंदर दवाइयाँ नहीं होंगी, उसका हमारा नियंत्रण आसानी से रहेगा, फल हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, उर्वरक भी नहीं होगा। लेकिन उत्पादन देने के लिए आपको करना तो पड़ेगा, तो अधिकतम मात्रा में आपको हो सके तो गोबर की खाद यूज़ करें, सड़ी हुई, जो अच्छी तरह से सड़ी हो, काली हो जाए, 1 साल पुरानी हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कीट नियंत्रण के लिए ये ज़रूरी है कि आप केमिकल का यूज़ न करें। उसके लिए क्या होता है, जब शुरू से 2 पत्ती में फल आए, फसल की तैयारी हो जाए, कोई भी गिलकी, लौकी, टमाटर जो भी हो, 2 पत्तियों उस टाइम से आप मठा उसका आप स्प्रे करते रहें। सर, नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे उगाने? मठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम पत्तियों को सड़ा लें, उसके अंदर बेशम की कुछ पत्ती डाल लें, जब वो सड़ जाए उसको छान के उसका स्प्रे करें, उससे होगा। लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब उसको आप बचपन से वो ट्रीटमेंट करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, साग सब्जी हो या फलदार वृक्षों की खेती हो या अपने बाड़े में आप छोटी सब्जी आप लगा रहे हो, तो जैविक खेती का बहुत महत्व है। और जैविक खेती पशुपालन से होती है। तो हमारे साथ जो अशोक महाराज जी हैं वो पशुपालक भी हैं, तो कैसे आप खाद का क्या उपयोग करते हैं उस बारे में बताएं। कितने आपके पास पशु हैं? मेरे पास 2 गाय हैं, 4 भैंसें हैं और कुछ बकरियां भी हैं
जो कि मैं अपने बाड़े में एक साइड गोबर इकट्ठा करके उसमें कुछ केंचुए डालता हूँ, जिससे जैविक खाद बन जाता है, और वही मैं सब्जियों में, फलदार वृक्षों में और अपने फसलों में इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा अच्छा। किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर सैफी साहब बता रहे थे कि जहर से दूर रहें, अर्थात रासायनिक खेती से दूर रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर में पशुपालन हो और उससे जो खाद तैयार हो, उससे जो कीटनाशक तैयार हो, उसका उपयोग करें, तभी तो हम जहर से दूर रह सकते हैं। सैफी साहब, बात इसकी चली जहर संबंधी, तो रासायनिक खेती से बचने के लिए और क्या उपाय करना चाहिए? रासायनिक खेती में देखिए, हर आदमी का उद्देश्य होता है कि हम अधिकतम उत्पादन लें, उसके लिए वो उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। कीट जब बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स वाली होती हैं वो डालते हैं। दवाइयाँ बहुत नुकसान वाली होती हैं। क्या होता है, जो बड़े किसान हैं वो जब कीड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है तो बहुत तीखे, जो तीव्रता वाली, हम हिंदी बोल सकते हैं उसको, वो दवाई इस्तेमाल करते हैं, साइपरमेथ्रिन जैसी करते हैं। ये बॉडी स्प्रे करती, जो प्लांट्स है उसकी बॉडी में पहुँच जाता है, और उसकी जो बॉडी है प्लांट्स के अंदर पहुंच जाता है सीधे, हमको ना पौधे के अंदर। उस पौधे के अंदर वो दवाई कम से कम 7 दिन रहती है। जब कीड़ा उसको खाता है तब वो मरता है। अच्छा। लेकिन उसको नुकसान ये है कि वो फलों के अंदर, पत्तियों के अंदर 7 दिन तक दवाई रहती है। अगर उसके पहले हमने तोड़ लिया उसको, तो वो इनडायरेक्टली हमारे पेट के अंदर जाती है। इंसान खाएगा, जानवर के पत्तियों को जानवर खाएगा, फलों को इंसान खाएगा, तो वो दवाई आपको हमारे पेट के अंदर चलेगी। ये नुकसान है। तो आंगनबाड़ी की हम अगर इसकी बात करें, बाड़े खेती की, तो इससे आप बचा जा सकता है। एक बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अधिकतम मात्रा में वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, सड़ी हुई गोबर खाद यूज़ करें, समय से उसकी निदाई गुड़ाई करें, और इंसेक्ट और बीमारियाँ रोकने के लिए शुरू से ही हर दूसरे तीसरे दिन मठे का स्प्रे करें। अभी अब जो बताया गया, नीम को, बेशरम की पत्तियों को सड़ा के उसका स्प्रे करें। इससे काफ़ी अच्छा कीट नियंत्रण किया जा सकता है। अधिकतर किसान क्या करते हैं, जब उनको इल्ली दिखने लगती है या बहुत बड़े कीड़े, तब वो स्प्रे करते हैं, तो उनके ऊपर इतना असर, उनका जैविक दवाइयों का असर उनके ऊपर नहीं होता। फिर वो केमिकल वाली दवाई से ही कीड़े मरते हैं, इसके पहले नहीं मरते। अगर हम शुरू से 2 पत्ती की स्टेज से जैविक दवाइयाँ जो मैंने बताई, अगर इसकी दवाई नहीं बोल सकते, हमारी जो घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें, इनके रेगुलर स्प्रे करना है 3 से 4 दिन, तो ये कंडीशन नहीं आती कि हम कीट हमारे पौधों को, ये बीमारी हमारे पौधों को नुकसान करें। जी जी, इससे बचा जा सकता है। जी, तो किसान भाइयों, घर के आसपास अर्थात छोटी जगह में, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके पास छोटी सी जगह है। आंगनबाड़ी का अर्थ होता है अपने घर के पास जो बाड़ा होता है उसमें साग सब्जी और फल और फूल उगाएं और घर के उपयोग में भी लें और उसको बाजार में बेच के अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अभी सैफी साहब, आप पौध की बात कर रहे हैं, तो अगर पौध की तैयारी की बात करें तो कैसे पौधशाला तैयार करें? देखिए, पौधशाला सबसे बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपका सीजन कौन सा, पहले इंपॉर्टेंट मौसम क्या है। जो हमारा जो किचन होता है, जो हम जिसको बोलते हैं, जो खाना बनता है वहाँ पे, उसको हमेशा उसके पास में पत्तीदार सब्जी लगाएं। धनिया, मेथी, पालक, मूली, इनको पानी लगातार उसके अंदर जाता रहेगा। आपको वो पानी आपका नुकसान नहीं करेगा, तो सिंचाई बच जाएगी आपकी। जो भी आपके किचन का पानी निकल रहा है उसके अंदर मिलता रहेगा, आपको नुकसान नहीं, उससे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इसके बाद जो फलदार है, जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्ची, इनको पानी कम चाहिए, इसको किचन से दूर लगाएं। खासतौर से अगर मान लो आपका पूर्वी दिशा में प्रवेश है और आपको इसको पश्चिमी दिशा में लगाएं। फलदार मतलब आलू, मिर्ची, बैंगन, टमाटर, भिंडी दूर लगाएं। इनको पानी चाहिए, लेकिन अंतराल में पानी चाहिए। जबकि धनिया, मिर्ची, बैठी, पालक, इनको कितना ही पानी दे दो आप, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और सही रहेगा, आपको नुकसान नहीं। तो ऐसी क्यारी का आपको ऐसे बनाना। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एम एस सेबी साहब, आप उद्यान की संबंधी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मैडोरी गांव के अशोक महाराज जी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, आपको अधिकतम मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का यूज करके मट्टी को ऐसी बना लेना है कि अगर बच्चा भी उसके अंदर छेड़छाड़ करे तो गड्ढा हो जाए, मतलब पोरस, बिल्कुल बिल्कुल हल्की मट्टी बने, ढेले वाली नहीं, उसके अंदर आप लगाते तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची, इन लोगों की पहला बीज, हाइब्रिड बीज ले आए संकर किस्म घर में लगाने के लिए, उसको अलग से क्यारी बना के पैकेट में तैयार करें। पहला बीज बोले, बीज से सेपलिंग तैयार हो जाए आपका, उसको ट्रांसफ़र करें पैकेट के अंदर। पैकेट का खर्चा ज़्यादा नहीं आता, मुश्किल से 25 पैसे का एक पड़ता पन्नी का। उसके अंदर छेद करके जो आपने बनाया मटेरियल, उसके अंदर रेत, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट मिला के भर दें, उसके अंदर पौधा लगा दें आप। जब पौधा तंदुरुस्त हो जाए तब उसको मेन फील्ड के अंदर एक क्यारी आपने बनाई, इसका ट्रांसफ़र कर दें, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपका इसी तरह से भिंडी वाली चीज़ें, ये गर्मी में बारिश के अंदर बोई जाती है, इसका सीधा बीज बोया जाता है। तो बीज बोने के लिए मैंने अधिकतर देखा है गाँव में, वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ये गलत है। अगर हाइब्रिड बीज आपको बोना है तो एक एक बीज की कीमत होती है, महंगा होता है। बिल्कुल सही बात है। आप जितनी डिस्टेंस से उसके बोना है भिंडी को, उस पे पहले आप गड्ढा करें, लकड़ी रख ले मोटा वाला। नहीं डॉक्टर साहब, अब दूरी क्या रहना चाहिए? जैसे भिंडी की आप 1 फीट, कम से कम 1 फीट, 1 फीट की 1 फीट रहना, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म होता है, पौधा बढ़ेगा, अच्छी भिंडी आएगी। पास पास आप लगा देंगे तो भिंडी की जो ग्रोथ बड़ी हो जाएगी, फल कम आएगा उसके अंदर। और अगर बेलदार फलों सब्जी की बात करें, 1 मीटर, 1 से 1 मीटर लगाना चाहिए। 1 मीटर होना चाहिए। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने जो देखा है किसानों को, एक तो बीज फेंक देते हैं एक गलत भिंडी के अंदर। दूसरा, जब बीज बोते तो हल्के से खाली वहीं गाड़ देते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, पहला आप है ना सड़ी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लें, और कम से कम 6 इंच एक हाथ से गड्ढा करें 1 मीटर पे, उसको पूरे गोबर खाद से भर के उस पर बीज रखें आप, तो निश्चित रूप से जर्मिनेशन अच्छा आएगा, पौधे की जो जड़ें हैं वो भी काफ़ी विकसित हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छा पौधे की ग्रोथ मिलेगी। जब जड़ें अच्छी बन जाएंगी तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। यहाँ आके किसान कमजोरी कर जाता है, खाली हल्का सा इशारा से गड्ढा किया और बीज बो देता है, इससे जड़ों को चलने में बहुत दिक्कत जाती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। किसान भाइयों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी हम सब्जी लगाएं तो दूरी का विशेष ध्यान रखें। जैसे सेबी साहब ने बताया कि अगर आप बेलदार जैसे गिलकी लगाएं या और जैसे करेला लगाएं तो 1 मीटर की दूरी रखें, और अगर आप भिंडी लगाएं तो लगभग 1 फीट की दूरी, कम से कम 1 फीट की 9 से दूरी। 12 इंच की। अगर टमाटर और बैंगन की बात करें तो कितनी दूरी होना चाहिए? टमाटर और बैंगन देख, कतार से कतार की दूरी आप 1.5 फीट रख सकते हैं, 1.5 से 2 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। मानव साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे सेबी साहब से? बस ये भी मैं यही पूछना चाहूँगा सर कि जैसे कि मच्छर मक्खियों के प्रकोप के लिए कुछ अगर आप मैंने बताया, देखिए जैविक पे तो आपको बताया मैंने, वो कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि चूंकि आंगनबाड़ी की हम रेफरेंस से बात कर रहे हैं, खेत की बात नहीं कर रहे, तो आपके पास जो पुराना घर के अंदर कचरा रहता है, जी। शाम के टाइम उसको जला दे, कंडा जला के रख दे, तो वो मच्छर आपका वहाँ से हट सकते, मतलब बिल्कुल कम पैसे के अंदर खरीद हो जाएगा। थोड़ा गंडे जला दें, उससे बच जाएंगे। दवाई की जगह अगर आपके मठा नीम की इसका जूस डालते हैं, नीम पत्ती का, बेशर्म पत्ती का, तो उससे आपको नियंत्रण हो जाएगा। और कोई सामयिक आप सलाह हमारे किसान भाइयों को देना चाहें तो? अभी मैं किसान भाई आपसे ये निवेदन करूंगा, अगर आपके बगीचे के अंदर फलदार पौधे हैं तो सबसे पहले आप उसकी अच्छी गुड़ाई करवाइए। गोबर खाद अधिकतम मात्रा में, कोई लिमिट नहीं, जितना आप दे सकते हैं आपके हित के अंदर है, उसमें केमिकल आपको कम यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा, जितने भी रेंगने वाले कीड़े हैं वो तने के ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पर बोर्डोपेस्ट का कम से कम ज़मीन से 3 फीट तक बोर्डोपेस्ट का पुताई करें, जिससे कि वो गर्मी से बच जाए, कीड़ों से बच जाए। और अभी जो भी उर्वरक आपको देना है, चाहे वो DAP हो, पोटाश मिला के दें, सल्फर दें, यही सीज़न है कि आप उसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद फिर आपको बाद में देने में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ख़ासतौर से अमरूद के अंदर और नींबू के अंदर, आम के अंदर। अधिकतम जो भी फर्टिलाइजर देते हैं आप डालिए, और यही सबसे अच्छी सीज़न है। महाराज जी, आप भी अपने जैसे खास तौर से युवा किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवा किसानों से कि अपने जो घर के पीछे जो बाड़ा है, जो आपकी आंगनबाड़ी है, उसमें कुछ फलदार पौधे लगाइए और कुछ सब्जियां लगाइए, जिससे कि हम अपने दिनचर्या में रोज़ इस्तेमाल कर सकें। जी।
जैसे पशुपालक जो किसान भाई हैं, तो क्या महत्व है पशुपालन का खेती में? पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं, ये सभी जानते हैं। जो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। और जो अपन गाय भैंसों से पशुपालन से जो खाद बनता है वो अपन खेती में इस्तेमाल करते हैं और लागत भी कम आती है उससे। बहुत बढ़िया बात आपने मारन साहब की। सैफी साहब, आप हमारे बीच में आए। खास तौर से छोटे छोटे किसान, घर के पास जो माताएं बहनें साग सब्जी फूल और फल लगाना चाहें, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मारन जी, आपने खेती बाड़ी में क्या कर रहे हैं, क्या किसानों को करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। कृषि विद्यार्थी किसानों से जुड़े, सोयाबीन खरीदी शुरू, प्रदेश में खाद की कमी नहीं, नवाचार ने बदली किसान दंपत्ति की किस्मत, और सरसों की खेती में रखें सावधानी। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कृषि विद्यार्थियों को कहा है कि वे पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी कौशल का उपयोग कर किसानों की खेती संबंधी समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दें। राज्यपाल ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की दिशा में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में उद्यमों की संभावनाओं को पहचानने में विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही नए विचारों व नवाचारों के द्वारा सामान्य किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनाने के प्रयास करने की भी जरूरत है। श्री पटेल ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि वंचित एवं दूरस्थ अंचलों के किसानों तक भी उन्नत कृषि तकनीक पहुंचे। मध्य प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी का काम शुरू हो गया है। इस साल प्रदेश के 3,44,000 किसानों ने सोयाबीन उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। सरकार द्वारा सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को सोयाबीन का अच्छा भाव मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को औसत अच्छी गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार सोयाबीन की उपज खरीद केंद्रों पर लाने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी फसलों के लिए भी किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक दिया जाएगा। श्री कंसाना ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी है, जिससे किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। उर्वरक की गुणवत्ता का ध्यान भी सरकार द्वारा रखा जाएगा। जहां भी घटिया गुणवत्ता के उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक बिक्री की सूचना मिलेगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कालाबाजारी और नकली उर्वरकों के मामले में कानूनी कार्रवाई होगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों को सलाह दी है कि वे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भी प्रयोग करें। नवाचार, आधुनिक और जैविक खेती अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। प्रदेश के नौगांव के किसान दंपत्ति सलीम खान और उनकी पत्नी सरवर जहां इसकी मिसाल हैं। इस दंपत्ति ने अपनी 5 एकड़ भूमि में पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती भी शुरू की। खेतों में केवल जैविक खाद का ही प्रयोग किया। केला, अमरूद, आम, पपीता समेत ढेरों सब्जियां भी उन्होंने अपनी जमीन में उगाई, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। इसके साथ ही सलीम खान और सरवर जहां ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से सोयाबीन, मक्का और अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाकर मुर्गी दाना बनाना भी शुरू किया और वे बन गए अन्य किसानों की प्रेरणा। दंपति द्वारा बनाए गए मुर्गी दाने की मांग आसपास के क्षेत्रों समेत शहरों में भी लगातार बढ़ रही है। सलीम खान जैविक खाद का निर्माण खुद ही अपने खेतों में करते हैं। इस दंपति का कहना है कि जैविक खेती ने उनकी किस्मत बदल दी। इस नवाचार के लिए पति पत्नी दोनों को पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। इन दिनों प्रदेश भर में सरसों की बुआई चल रही है। प्रदेश का डिंडोरी जिला सरसों उत्पादन में प्रमुख है। इसी सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी द्वारा किसानों को अधिक उत्पादन देने वाली तकनीक का प्रयोग करने की सलाह दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर गीता सिंह ने किसानों को बताया कि सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना लाभदायक होता है।
सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करनी चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई न भी करें तो उपज अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपने देखा कि छोटे छोटे किसान या भूमिहीन किसान भी हैं, उनके घर के आसपास जो बाड़ी अर्थात बाड़े होते हैं, गांव में बाड़े कहते हैं, उसमें साग सब्जी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको घर के फल भी मिलेंगे, सब्जी भी मिलेगी और अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।